ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3/2 और वाई लेस देन और इक्वल टू 5/2 था। तो आपने उनकी लोअर लिमिट्स से लेकर जो लिमिट्स गिवन है वहां तक इंटीग्रेट करना है और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 हमने करना है। तो इसमें हम लिमिट क्या लगाएंगे? 0 1 2 3 0 1 और 2 से लेकर 3 माइनस एक्स। तो इनकी जब हम x प्लस वाई करेंगे वो क्या होना चाहिए? लेस देन 3। वहां पे उसने लिख दिया है 3 माइनस एक्स। एक्स जहां पे जितना भी होगा हम 1 लेंगे, तो इधर भी हम उसको -1 कर देंगे। तो उनका जो सम होगा वो हमारे पास वही 3 ही रहेगा। ठीक है, बाकी ये कंसेप्ट होना चाहिए, इतना बड़ा सॉल्व के लिए नहीं आता। मार्जिनल पीडीएफ बस आपको कंसेप्ट का पता है कि -∞ टू +∞ जी ऑफ एक्स के लिए f of है, x by तो df यहाँ पर आपने जी y की लिमिट पुट करनी है। और अगर x के लिए है तो यहाँ पर आपने जो बात मैंने कही थी यहाँ पे देखें, अगर x के लिए हम कर रहे हैं तो लिमिट किसकी आ रही है? y की y की आ रही है, तो y के लिए आपने इंटीग्रेट कर देना है। और अगर x आपने y वाला करना है तो लिमिट्स भी x की लगानी है और x के लिहाज से आपने उसको इंटीग्रेट कर लेना है। ये बात याद रखनी है। तो उसका मार्जिनल पीडीएफ आ जाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वही वाली एफ ऑफ एक्स व वाई एच ऑफ वाई। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप पहले जॉइंट लिखेंगे डिवाइडेड बाय उसका जो हमारे पास मार्जिनल होगा। सॉल्व करें वैल्यूज के लिए तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी इस एग्जांपल्स को आप लोगों ने खुद देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, जॉइंट के लिए भी किस तरह फाइंड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। एक्स अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट x1 टू xn, वो उसकी वैल्यूज हैं विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज सच दैट सम ऑफ f ऑफ xi यानी उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो, देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आर द एक्सपेक्टेशंस आर द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। इसके डिफरेंट नाम है, आप देखो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस कहते हैं इसको, सिर्फ एक्सपेक्टेशन कहते हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, और ई ऑफ एक्स के साथ डिनोट किया जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हर प्रोबेबिलिटी को उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ, एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे, तो वो हमारे पास जो सम आएगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाती है। एक्सपेक्टेशंस जब भी हम किसी वेरिएबल्स की निकाल रहे होते हैं तो उसको उसकी मीन वैल्यू भी कहा जाता है। हम उसकी एवरेज अगर फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसकी अगर एक्सपेक्टेशन फाइंड कर रहे हैं तो इट मींस कि हम उसका मीन फाइंड कर रहे हैं या एवरेज फाइंड कर रहे हैं। ये देखें आगे उन्होंने बताया भी है 1/n समेशन xi एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये एक्चुअली उसके मीन के इक्वल होता है। अगर कंटिन्यूस के लिए है तो कंसेप्ट वही है कि x को आपने प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें x को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, वहां पे डिस्क्रीट में सम था, इसमें हम सम करने के लिए क्या करते होते हैं -∞ टू +∞ लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ जाएगी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये डिस्क्रीट की एग्जांपल दी हुई है, हर वेरिएबल की वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें,
सम कर दें तो आपके पास एक्सपेक्टेशन आ जाएगी जैसे यहाँ किया हुआ है। यहाँ पे भी उसी तरह एक्सपेक्टेशंस ही हैं कि if it rain an umbrella salesman can earn $30 per day, if it fair he can lose $6 per day. What is the expectation if the probability of the rain is 0.3? अब रेन की प्रोबेबिलिटी जो है 0.3 है और उसकी रेन होने पे वो कितने डॉलर अर्न करता है, $30। तो ये एक्स होगा एक्चुअली और ये एफ ऑफ एक्स उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.3। और रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी फेयर की वो क्या होगी, 1 माइनस 0.3 कर देंगे तो 0.7 और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये लूज कर रहा है $6 लूज कर रहा है तो -6 इसके साथ आएगा। इधर अर्न कर रहा था तो प्लस इसके साथ एक्स के साथ आया, लूज कर रहा है तो माइनस। तो ये देखें एक्स उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस एक्स उसकी प्रोबेबिलिटी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो होंगी वो 4.80 पर डे डॉलर जो है अर्न करने की एक्सपेक्टेशन होगी। आगे उन्होंने एग्जांपल दिया है बॉल्स के लिए, उसके लिए भी आप उनकी पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड करोगे और फिर उनकी वैल्यूज जो एक्स की होंगी वो साथ लिखोगे तो एक्सपेक्टेशंस आप फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यानी एक अब आपके पास अगर फंक्शन है रैंडम वेरिएबल का तो उसकी आपने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो उसके लिए क्या होगा, सम ऑफ एच एक्स आई एफ ऑफ एक्स, यानी वो फंक्शन जो होगा वो पूरा यहां पर आ जाएगा एक्स की जगह पर और आगे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और उसको सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन। और इसी तरह अगर इंटीग्रेट उसमें कंटिन्यूस में है तो आप सम की बजाय -20 टू +20 तक उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, साथ उसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आगे स्टैंडर्ड डेविएशन वो बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर जो होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर ये स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो भी हम एक्सपेक्टेशंस के थ्रू निकाल सकते हैं। एक एक्सपेक्टेशन इसके लिए या तो एक्स माइनस म्यू करके उसकी एक्सपेक्टेशन ले लें उसका स्क्वायर करके, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके भी ले सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, सम करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर एक्स को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके सम करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाएगा और इसका ये पूरे का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रिजल्ट्स हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमसीक्यूज के लिए। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होगा। कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है। वेरिएंस एक वेरिएबल, ये हमने चौथे चैप्टर में भी ये चीजें पढ़ी थी। वेरिएंस ऑफ ए एक्स अगर हो तो ए का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाता है और वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो तो जो कांस्टेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है और आगे वेरिएबल पर वेरिएंस अप्लाई होता है, वेरिएंस अप्लाई हो जाता है। और अब ये बी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उस पर वेरिएंस अप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है तो वेरिएंस अप्लाई होगा तो वो बाहर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो फिर स्क्वायर में नहीं आएगा, सेम वही बाहर आ जाएगा और आगे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर के अगर हो तो उसके लिए हम समेशन एक्स की पावर के लेते हैं और एफ ऑफ एक्स आई कर लेते हैं।
तो ये मोमेंट्स के लिए जब हम करते होते हैं kth मोमेंट फाइंड करनी हो तो उस वक्त हम इस तरह इसको एक्सपेक्टेशंस लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे उनकी एग्जांपल को सॉल्व किया गया है। ये एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, छोटे छोटे एग्जांपल्स को आपने एमसीक्यू के लिए देख लेना है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ये कौन से हाँ पेज जी, अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ था? मेरे पास सर बुक और है, वो असल में पुराना एडिशन है मेरे पास, वो डिफरेंट है। अच्छा, एग्जांपल 7.17 से आगे, 7.13 से आगे, 7.17 से आगे है। यहाँ से कहीं इससे अगली है। नहीं, ये भी तो उसकी प्रॉपर्टी ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई पेज मिस तो नहीं हुआ? 258 है, हाँ यहाँ से पेज मिस है 255। एक मिनट मैं बुक से आपको शेयर कर देता हूँ उसकी पिक्चर। ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा पिक्चर, वहां से देख लेना इसको। पेज नंबर ठीक है। 255। ये बुक से आप, मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, वहां से आप इसको देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, पहले सिंपल है कि कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होगी। बाजुकात वेरिएंस की प्रॉपर्टीज और एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टीज को याद करते हुए मिक्स कर लेते हैं। वेरिएंस जो है कांस्टेंट का 0 होता है, एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट की कांस्टेंट ही होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, मैं साथ साथ इधर लिखता जाता हूं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट जो है कांस्टेंट के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। बी यानी एक्सपेक्टेशन जो है सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगी, कांस्टेंट पे नहीं अप्लाई होगी। हाँ, कांस्टेंट की कांस्टेंट ही आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट 0 नहीं होगा इसमें, कांस्टेंट की कांस्टेंट ही आ जाएगी। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई अगर आपके पास है तो ये इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आ जाएगा। और अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई हो तो उसको भी ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कर देगा। अगर यहां पर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ,
अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई है हमारे पास, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आ जाएगा। अगर हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई हों, उनका जॉइंट अगर हम करेंगे, एक्सपेक्टेशन लेंगे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आ जाएगा। एक्स और वाई हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे देन ये इक्वल नहीं होगा। फिर ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंट होना जरूरी है इनके लिए। ठीक है। चार इसकी प्रॉपर्टी है। चार प्रॉपर्टीज में ठीक है। आगे हम उसी बुक से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और ये चैप्टर कर दें, कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। जी। कोवेरिएंस, वेरिएंस होता है सिंगल के लिए, सिंगल वेरिएबल्स के लिए। जब दो वेरिएबल्स का इकट्ठा हम वेरिएंस चेक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कोवेरिएंस। यहाँ पे पढ़ें, द कोवेरिएंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज अ numerical measure of the extent to which their values tend to increase or decrease together. Yes, it is denoted by sigma xy or covariance of xy and is defined as the expected value of their products x minus expectation of x, y minus expectation of x के साथ इसको हम फाइंड करते हैं। और ये आगे उसको उन्होंने इसी चीज को सॉल्व किया है और ये इसका नीचे रिजल्ट निकाला है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स व वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स व वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा कोवेरिएंस। अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है उसका कोवेरिएंस क्या होगा? जीरो होगा। ये पॉइंट जो है आपने नोट रखना है कि अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि एक चेंज होता है तो दूसरा उस पर इफेक्ट नहीं करता, तो उनकी जो आपस में इकट्ठी वेरिएशन होगी वो साफ ज़ाहिर है जीरो होगी। वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई होगा तो ये इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा अगर ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो। और अगर x माइनस वाई होगा, अब देखें एक्सपेक्टेशन में जब हम कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस में था, अगर x माइनस वाई तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y आया था। इसमें वेरिएंस में ये याद रखना है कि वेरिएंस ऑफ x माइनस में भी होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस में भी प्लस और माइनस में भी प्लस। हाँ, ये चीज याद रखने वाली है, ये एमसीक्यूज में आती है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे भी कि वेरिएंस नेगेटिव नहीं होता। तो इसमें अगर हम यहां पर माइनस करते हैं तो फिर क्या होता है, अगर वेरिएंस y का बड़ा हो जाए तो इनका इकट्ठा वेरिएंस नेगेटिव आ जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। कोरिलेशन जब हम फाइंड करते होते हैं तो कोवेरिएंस को डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल वेरिएंसेस पे और उनका स्क्वायर रूट लिया जाता है, यानी उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस अगर फिर हम कह देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो वेरिएंसेस के स्क्वायर रूट लेने से स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स व वाई को उनके इंडिविजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिवाइड कर दें तो सिंपली कोरिलेशन आपके पास आ जाएगा।
अब कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूनिटलेस एंड सिमेट्रिक, ये एक तो यूनिटलेस होता है और सिमेट्रिक होता है। ये चीज आगे हम चैप्टर नंबर 10 जब रिग्रेशन और कोरिलेशन को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये रिपीट होगी। और कोरिलेशन एक्स व वाई करें इंडिपेंडेंट, इसमें कोई नहीं होता। एक्स ऑन वाई करें या वाई ऑन एक्स करें तो कोरिलेशन का सर आंसर ये सेम आएगा। यूनिटलेस का मतलब क्या है? यूनिटलेस का मतलब यह है कि जो हमने चैप्टर नंबर 4 में रिलेटिव मेजर्स पढ़े थे, ठीक जी है, जी। तो वहां पे भी हमने कहा था कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ मेजरमेंट्स होंगी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस होंगे वो यूनिटलेस होंगे। फॉर एग्जांपल, जिस यूनिट में डाटा होगा उस यूनिट में आंसर नहीं आएगा, बल्कि ये यूनिट फ्री होगा। ठीक है। मीटर में है तो इसका आंसर सिर्फ क्वांटिटी में आएगा, मीटर साथ नहीं लगा होगा। सही है। Correlation coefficient remain unchanged if constants are added to the random variables, or if random variables are multiplied by a constant having the same sign। यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है रिमेन अनचेंज इफ कांस्टेंट आर एडेड, अगर कांस्टेंट उसके साथ ऐड कर दिया जाए रैंडम वेरिएबल्स के साथ तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और इफ द रैंडम वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट हैविंग द सेम साइन, अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम किसी कांस्टेंट के साथ तो भी कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हाँ, स्केल का आप कंफर्म कर लेना उस चैप्टर में जाके भी। थर्ड, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ नंबर बिटवीन -20 टू +20, रेंज इसकी -20 टू +20 होगी। और इसका स्टैंडर्डाइज करेंगे तो Z1 और Z2 x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर रूट यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और Z2 y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और ये स्टैंडर्डाइज से जो किया जाता है तो इस तरह हम स्टैंडर्डाइज करेंगे और उसका आगे कोरिलेशन निकालेंगे। तो इसके भी हमारे पास जो लिमिट्स है वही -20 टू +20 ही है। Medians and mods of a continuous random variables। अच्छा, मीडियन जब आपने फाइंड करना है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए, डिस्क्रीट के लिए तो आप उसमें निकाल चुके हैं पिछले चैप्टर में जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ा था। जी जी। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपने मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन का क्या मतलब होता है, वो डाटा को दो बराबर हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि ये अगर हमारे पास मिडल में मीडियन है, यहाँ पर हाफ वैल्यू 1/2 है और इधर -20 है और इधर हमारे पास +20 है, +∞। तो इसके दो मेथड्स हो सकते हैं मीडियंस के लिए कि एक तो हम इसको इंटीग्रेट कर दें -20 से लेकर 1/2 तक इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। सॉरी ए तक, यहां पर ए लिखना है हमने, ए कोई भी वैल्यू हम लेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स लेस देन और इक्वल टू ए अगर हम कर रहे हैं और इसके रिजल्ट को 1/2 हम लिखेंगे। ये देखें, एक्स लेस देन और इक्वल टू ए अगर हम कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, यहां पर ए जो है लेस देन और इक्वल टू ए है, लेस देन और इक्वल टू आएगा तो हम -20 से +∞ तक, -20 से इस ए तक जाएंगे और उसको इक्वल टू 1 ठीक है। अगर हम इस साइड से कर रहे हैं, ये वाली साइड,
तो फिर हम ठीक है a2 प्लस इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे, यानी यहां पर a अगर है तो a2 प्लस इन्फिनिटी तक हम लिमिट लगाएंगे और उसको इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है इसी तरह अगर आपने क्वार्टाइल्स करने हैं Q1 और Q3 इसके फाइंड करने हैं, Q1 करेंगे तो -20 से Q1 तक कर देंगे, यानी कि Q1 यहाँ पे कहीं होगा, Q1 यहाँ -22 ठीक है यहाँ तक हम कर देंगे Q1 और इसको इक्वल टू 1/4 लिखेंगे। ठीक है जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे Q3 होता है, तो Q3 को 8 से लेकर हम प्लस इन्फिनिटी तक कर देंगे और ये वाला पार्ट भी हमारे पास 1/4 के इक्वल ही होगा, ठीक है क्योंकि 3 पार्ट तो इधर रह गया, एक पार्ट इधर है, तो 1/4 होगा। बाकी सब लोग चले गए हैं? मेरा ख्याल है चलें कंप्लीट करते हैं इसको हम। ये मीडियन हो गया हमारे पास, चलें यहाँ पे ही हम फिर इसको आज ब्रेक करते हैं। ठीक है काफी हो गया ठीक हो गया, क्लास लंबी होगी आज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज